नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आप लोगों का। वक्फ का कानून पार्लियामेंट से पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इसके विरोध की एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसके सिलसिले में पहले हैदराबाद, उसके बाद बिहार का किशनगंज और तीसरा बड़ा कार्यक्रम आज दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूरी मजलिस जमा है इस वक्त और तमाम तरीके के भाषण, तकरीरें इस कानून के विरोध में हो रही हैं। तो वही पुरानी आवाज़ें जो आपने पिछले दो बड़े जलसों में देखी वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस बार कुछ नया भी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश थी कि उनके आज के इस वक्फ विरोधी कार्यक्रम में तमाम विपक्षी सियासी दलों के नुमाइंदे भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को और जितने भी अलग अलग विपक्षी दल हैं, सबके नेताओं को न्योता दिया गया था। लेकिन अभी तक जो खबर है वो ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता यहां नहीं पहुंचा, सिवाय एक के, वो खुद हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष। लेकिन चूंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो इसलिए उनका यहां पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हैदराबाद का तो पूरा प्रोग्राम ही उन्होंने आयोजित किया था। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आखिर ये सियासी दलों के नेता क्यों नहीं पहुंचे? पार्लियामेंट में सब खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के मेंबर जितना विरोध करते हैं उससे ज्यादा भीषण भीषण भाषण तो इन्होंने दिए। फिर आज दिल्ली में जब यह कार्यक्रम हो रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां यहां क्यों नहीं पहुंची? मैं आपको किशनगंज का उदाहरण दे देता हूं। किशनगंज में भी वहां RJD बड़ी पार्टी है तो RJD के लोग मौजूद थे। इसके अलावा ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे वहां मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी वहां भी नहीं पहुंची थी। खासकर कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन प्रोग्रामों से कन्नी क्यों काट रही है, किनारा क्यों कर रही है? वक्फ पर तो वो खुलकर खिलाफ है सरकार के, लेकिन इनके साथ, मौलानाओं के साथ खड़े हुए वो आखिर क्यों नहीं दिखना चाहती? क्या फिर वही दो नाव पर पैर रखकर सवारी करने की बात है? हम इस पर आज हम लोग बात करेंगे। अंदर जो बातें कही गई हैं वो आपको मैं सुनवाऊंगा। अंदर कहा गया कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। एक ने कहा कि हम मोदी साहब को बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया है। फिर एक सवाल यह भी पूछ लिया गया कि आप नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन, मुसलमानों का विरोधी सब कुछ बता रहे हैं। मोदी जी तो आज चले सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का उनका दौरा लगा है। आज तक के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री मात्र 3 बार सऊदी अरब गए थे और नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार सऊदी अरब जा रहे हैं। और गल्फ के और अरब देशों के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या भावना है, इस पर हम लोग आज पहली बार तो बात कर नहीं रहे। तमाम तरीके के सिविलियन अवार्ड उनको वहां के देश जो हैं वो दे चुके हैं। और वक्फ पर जब इतना हायतोबा भारत में है, इतना विरोध हो रहा है, तो उसके बीच में उनका सऊदी अरब का दौरा, मन में तो ये बात भी होगी कि वहां के शेख कुछ उनको वक्फ के बारे में भी कह दे, लेकिन ऐसा होता तो शायद इतना आसानी से ये दौरा लगता नहीं मोदी जी का। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके कुछ बयान सुनवाता हूं। जैसे सैफुल्ला रहमानी साहब, ये तो अध्यक्ष ही हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इनके अलावा एलानिया तौर पर बताया गया था कि कौन कौन सी पार्टियों को बुलाया गया है, वो बात भी आप सुनिएगा। और जिन्होंने कहा कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वो क्यों मानते हैं ऐसा, सुनिए। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस यानी वक्फ प्रोटेक्शन या सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस है। और इसमें बुनियादी तौर पर ये जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है और वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, उससे क्या ख़तरनाक नताइज निकलने वाले हैं और किस तरह के असरात पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में होने वाले हैं, उसको हम बहुत तफसील से लोगों के सामने रखेंगे। हमने जो है पॉलिटिशियंस को भी बुलाया है, जो JPC के मेंबरान थे वो तकरीबन सब आ रहे हैं। इसके अलावा जो है मनोज झा साहब आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब आ रहे हैं और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आ रहे हैं। देखिए, अदालत की लड़ाई एक लड़ाई है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे और रास्ते छोड़े हैं।
तो पब्लिक के सामने जाना, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग बीजेपी के साथ में हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ में हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 99% मुस्लिम आबादी एक तरफ खड़ी हुई है, 1% लोगों को लेकर आप ये कह रहे हैं कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये इंटरिम रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन जब आएगा तब पता चलेगा। तो हमारा तो ये प्रोग्राम है कि वो अपने तौर पर उधर हाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकली हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इस कानून को विड्रॉ करें। बस जुलाई में हमारा जो लास्ट प्रोग्राम होगा वो दिल्ली में ही होगा, उसके बाद अगला फेज़ का अनाउंस बाद में किया जाएगा। सब लोग यूनाइटेडली इस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले नहीं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदादर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का। और अब मैं आपको एक अपडेट दे दूं। हम बात कर रहे थे कि क्यों पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रोग्राम में नहीं आ रही हैं। आरजेडी से मनोज झा पहुंच गए हैं अभी इस प्रोग्राम में, ये बिहार वाले प्रोग्राम में भी थे। तो चलिए, एक सियासी आदमी तो वहां पर पहुंचा। एक और मैं आपको बताता हूं, यहां जो बात कही गई, देखिए अभी आपको मालूम है मुंबई में एक जैन मंदिर टूटा है और उसको लेकर के जैन समाज ने वहां काफी प्रदर्शन भी किया। इस प्रोग्राम में आए लोगों ने ये उनकी बात भी कही कि हमारी लड़ाई तो जैन मंदिर पर जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ जैन ईसाई भाइयों के लिए भी है। और इसके आगे का प्रोग्राम जो है, आज 23-22 तारीख हो गई है, 24 तारीख को दिल्ली में दूसरा बड़ा कार्यक्रम, 26 को कलकत्ता में यही वक्फ बचाओ सम्मेलन, 27 को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, 30 अप्रैल को देश भर में बत्ती बंद प्रोग्राम, लाइट ऑफ करके मैसेज दिया जाएगा, 1 मई को जमशेदपुर, 3 मई को देवबंद, 4 मई भी देवबंद, 7 मई को रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम, 18 को आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, 22 को हैदराबाद में, 25 तारीख को पूरे देश भर में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट और 1 जून को हैदराबाद में इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन। ये आगे की तैयारी है मुस्लिम बोर्ड की। और एक बात जो आपने उसमें सुनी ली हर्षवर्धन जी, वो लोग खुद ही ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ रिलीफ दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं है और इसीलिए ये देश भर में कार्यक्रम है। देखिए, उम्मीद कोई तो आधार होना चाहिए ना, कोई बुनियाद होनी चाहिए। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश में, और मैं उन मौलाना को सुन रहा था, वो सैफुल रहमानी, क्या नाम उनका था, वो उन्होंने कहा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। अब वो अगली लाइन बोलना भूल गए, मैं बोल देता हूं। ये देश संविधान से ही चलेगा, न किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से चलेगा, न किसी मौलाना के, न किसी शरिया से, न किसी इस तरह की चीज से भी नहीं चलने वाला। तो ये बहुत ध्यान में रखिए। आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, ये देश आपको इजाजत देता है। अब मूल बात क्या, सर्वोच्च न्यायालय से भी इनको उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी कानून बनाने की इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में है, उसका संपूर्ण पालन इस सरकार ने किया। जितने तरह की चीजें सुझाई गई हैं संविधान में, जितने तरह की चीजें संसद में अलग अलग समय पर सुधार होता रहा कि भाई कोई आप कानून बनाने जा रहे हैं, कोई नियम कानून बना रहे हैं, जो पक्ष है, जो पार्टी है, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो जनता है, जो विरोध करने वाले, उनकी आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो आप सुनते हैं।
फिर क्या कहीं से किसी तरह से जो आर्टिकल्स अलग अलग हैं, जो अपना चाहे आप कहें कि धार्मिक स्वतंत्रता का हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी का हो, चाहे नागरिक स्वतंत्रता का हो, उनमें से किसी का उल्लंघन तो नहीं किया। उन सब दायरों में ये कहीं से भी गलत साबित नहीं होता है। आपकी अपनी मंशा है और झूठ इतना बोल रहे हैं ये लोग सब तथाकथित मौलाना है, दिन रात कहते हैं कि हम बड़ा अल्लाह के लिए सब कुछ करते रहते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। हमारी मस्जिद बोलते हैं, पता नहीं क्यों मसाजिद बोलते हैं, ये भी थोड़ा शायद अरबी होगा या पता नहीं हिंदी प्लूरल में हो सकता है। नहीं, उर्दू में तो नहीं है, उर्दू में तो मस्जिद ही बोली जाती है, पता नहीं, खैर मेरा उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ये बोलने का जो कहते हैं ना कि झूठ आग लगाने का, तो केरोसिन लेकर ये राहुल गांधी वाली भाषा में निकले। मस्जिद पर कब्जा, कब्रिस्तान पर कब्जा, फलाना पर कब्जा, क्या इसमें कहीं कुछ कानून में है? नहीं है। और उनको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम क्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि भाई इसमें एक दो चीजें हैं, ये क्यों आपने किया जो नया जोड़ा, क्या इसका कोई और आधार है, वो सरकार की तरफ से उसमें जवाब जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वक्फ के कोई परिवर्तन होने वाला है। हां, एक जरूर इन लोगों से उसको अपील कहिए या जो भी कहिए, देश शांति चाहता है। आप लोग देश में इस तरह के उत्पात, उन्माद, अराजकता, विभाजन, इसकी वजह मत बनिए, यह ध्यान रखिए। वरना पता चलेगा कि आप लोगों की वजह से जो मुर्शिदाबाद में हुआ, आप लोगों की वजह से जो कोलकाता में हुआ, वो देश के दूसरे हिस्सों में होगा तो बहुत पीड़ा देने वाला होगा। और तब कानून को अपना काम करना ही आप कह रहे हैं कि अराजकता और विभाजन के बीज डाल रहे हैं। अगर झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। नागरिकता कानून में क्या किया था? यही तो किया था ना कि भाई तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे, तुम्हें एक चैम्बर टाइप होगा उसमें बंद कर देंगे, तुम्हारे मतदाता पहचान पत्र छीन लेंगे, राशन कार्ड छीन लेंगे। कुछ तो नहीं हुआ, सब झूठ बोलते रहे। अब दिक्कत यह है कि इस देश में झूठ बोलने पर ऐसा तो है नहीं कि इनको जेल वेल भेज दी जाए, सजा सुना दी जाए। खूब झूठ बोलते हैं, तो वो जब झूठ आप बोलते हैं तो किसी के दिमाग में आएगा अच्छा हमारी मस्जिद छिन जाएगी। अब उसके लिए तो ये बड़ी चीज है ना, मस्जिद नहीं रहेगी तो इबादत कहां करोगे? ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। इस देश में मुसलमानों की संख्या जितनी है उसके अनुपात में मस्जिदें बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आता रहता है कि कहां करेंगे इबादत, कहां करेंगे। तो झूठ बोलेंगे तो उसका खतरा है। अच्छा, मैं आपको इसका दूसरा अपडेट भी दे देता हूं। दूसरी तरफ मतलब सरकार का पक्ष जो है, इस वक्त जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो मुंबई में है और मुंबई में वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है रणनीति कार्यशाला। दरअसल वहां पर किरण रिजिजू जो हैं वो अपने अल्पसंख्यक विभाग के लोगों के साथ मिलकर कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों से जो है वो मुलाकात करेंगे, पसमानदा मुसलमानों से भी मुलाकात करेंगे। और इसकी ये जो रणनीति कार्यशाला है दरअसल एक वर्कशॉप किस्म की, ये 4-4 लोगों की टोलियों में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की, उनको तैयार करके मुसलमानों के बीच भेजने की कोशिश है। ये 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक एक संवाद कार्यक्रम चलेगा जिसमें वक्फ बिल की सच्चाई और वक्फ बिल के फायदे मुसलमानों को बताए जाएंगे। सरकार का ये आउटरीच प्रोग्राम है। अच्छी बात है, सरकार कोई भी आउटरीच करे और यदि कोई कन्फ्यूजन किसी कम्युनिटी को है बिल को लेकर तो उससे फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। हालांकि ये एक्सरसाइज के लिए मैं पहले भी कहता रहा कि ये एक्सरसाइज और पहले होती तो बेहतर होता, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो कन्फ्यूजन है, मान लीजिए सरकार का बिल बहुत अच्छा है और सबको लगता है कि ये बिल कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए कहीं जाए वहाँ से रद्द नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों में सुधार हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और वो तो हमेशा गुंजाइश रहती है किसी चीज़ के लिए। तो वो आउटरीच प्रोग्राम ही किसी भी चीज़ का रास्ता हो सकता है और संवाद यदि होता है तो मुझे लगता है कि ये सब बात बेहतर होगी। जो प्रदर्शन हो रहे हैं इनको अराजक मत कहिए, प्रदर्शन अधिकार है और प्रदर्शन में वो अपनी बात रख रहे हैं। अब ये ताल कटोरा में हो रहा है, ये तो शांतिपूर्ण हो रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सब लोग कहें। भारतीय जनता पार्टी, सरकार भी, दोनों लोग, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो ये अच्छी बात है कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है और यदि समझाया जा सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देश में शांति बनी रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे, तो बेहतर बात है कि किस तरह से होता है। मस्जिदों की वो चिंता कर, अब वो तो जो भाषण देंगे उसमें इसी बात को तो अपनी तरफ से कहेंगे कि भाई किस बात पर तर्क करेंगे, कि यही सब हो रहा है। और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सरकारों में बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है, अभी इस दौरान भी कहा कि अब हम वो ज़मीनों को देखेंगे, कौन सी ज़मीनों पर कब्जा है, कौन सी ज़मीनों पर कब्जा नहीं है, उसको लीगलाइज करेंगे। तो वो एक डर पैदा करता है उनको, और डर नहीं भी पैदा करता तो एक बहाना देता है आपको डर पैदा करने का। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए डर पैदा नहीं हो रहा तब भी आपके पास एक कारण होता है, एक एक्सक्यूज होता है, उसको देकर किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ आउटरीच प्रोग्राम से इन प्रदर्शनों पर सवाल ना उठाएं, आप ही कह रहे हैं।
सवाल मतलब कोई हिंसा होती है तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ते पर अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना। अब आप इन कार्यक्रमों में तर्क नहीं दिया जा रहा, झूठ बोला जा रहा है। तो ये तो हम सोचते हैं ना, तर्क और झूठ में तो बहुत बारीक लाइन है ना, कौन कैसे बात को रख रहा है नहीं रख रहा है। जब 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कहें कि भाई हम जमीनों को देखेंगे कि किस तरह से जाना है, किस तरह से लीगलाइज करना है और किन जमीनों को वापस लिया जाना है, तो वो एक कारण देता है ना आपको, ये कारण मिलता है उससे कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे सरकार आउटरीच करे, चाहे बीजेपी आउटरीच करे, चाहे ये लोग, ये भी आउटरीच प्रोग्राम है एक्चुअली, इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी तो आउटरीच प्रोग्राम है कि अपनी कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के बीच में हम आउटरीच कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल खतरनाक है। उसमें एक बात का जिक्र कर दूं, आपने कहा वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज प्रधानमंत्री जी जद्दा गए हैं, तो सऊदी में जो वक्फ का मसला है वो अंडर गवर्नमेंट है पूरा का पूरा। वहाँ पर 2010 में एक लॉ लाकर पूरी की पूरी जो वक्फ की जो औकाफ है उसको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया के अंडर में कर दिया गया है। तो भारत से तो थोड़ा सा और ऊपर है वो मसला, लेकिन वहाँ में फ़र्क ये होता है कि वहाँ एक पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री है, उसको उनको लोगों को भरोसा होगा सरकार पर, ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया के अंडर में, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। इसको लेकर मुंबई से किरण रिजिजू साहब का बयान आया है, सुनते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश का जमीन होता है। हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। जब कृषि बिल आए थे उस वक्त सरकार पर यह आलोचना की जाती थी कि सरकार ने ये कानून बनाने से पहले, पार्लियामेंट में लाने से पहले ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाई, जेपीसी को भेज देना चाहिए था, बहुत स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी, वो इल्ज़ाम उस वक्त सरकार पर लगा। इस बार लेकिन बिल पास होने से पहले, बिल लाए जाने से पहले और बिल लाए जाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि कोशिश है सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि इस बिल के फायदे जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स तक या एंड यूजर्स तक वो पहुंचाया जाए। समीर जी, देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों में जाकर केंद्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ में क्या क्या गरीब मुसलमानों के लिए किया जा रहा है और ये वक्फ बिल क्यों जरूरी था, ये जानकारी पूरे देश को दे रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए कि जिस कांग्रेस ने वक्फ का विरोध किया लोकसभा के अंदर तमाम तरीके से, वो 21 से 24 तक लेकर ईडी में जिस तरीके से जो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन्हें अब जिस तरीके से वो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार वार्ता, कांग्रेस तमाम नेता 57 शहरों में जाकर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के अंदर किस तरीके से गलत केस दर्ज किया गया था। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें 57 शहरों में वक्फ के खिलाफ भी एक पत्रकार वार्ता आयोजित करनी चाहिए। कांग्रेस का तो मैं कंफर्म बता सकता हूं, हैदराबाद में भी नहीं थे, बिहार के कार्यक्रम में भी नहीं थे, आज भी नहीं है, प्रोग्राम में भी नहीं है। तो बिल्कुल अब कांग्रेस तो अपने हिसाब से चल रही है। और मुझे लगता है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग आज तमाम तालकटोरा स्टेडियम में एकत्रित हुए, ये सब नेता एक एफिडेविट दे दे, घोषणा कर दे कि उनमें से किसी ने भी कभी भी अपने जीवन में वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल अपने निजी व्यवसाय के लिए नहीं किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, और वक्फ की संपत्ति से उन्होंने किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। ये जितने नेता हैं अगर ये इस तरह की घोषणा कर दे तो मुसलमानों को लगेगा कि इन लोगों ने वाकई जो संपत्ति के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं।
आधे से अधिक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो लीडर है, सब वक्फ की संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी साहब का तो कितना बड़ा संपत्ति का व्यवसाय है वक्फ का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। ओवैसी साहब खुद घोषणा कर दे कि मैंने 1 इंच जमीन वक्फ की अपने निजी परिवार के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं की, और यह गरीबों के लिए मैंने इस जगह का इस्तेमाल किया है। दरअसल मुट्ठी भर मुसलमानों का जो बार बार कहा जा रहा है, ये मुट्ठी भर मुसलमानों की तकलीफ है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल किया, और उनको इस बात का डर है कि उनके हाथ से संपत्ति निकल जाएगी और गरीब मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। सरकार इसका हिसाब किताब पूछेगी, सरकार इसका पूरा रजिस्ट्रेशन करवाएगी, और जो अभी तक वो करते रहे, उन्होंने जो मनमानी की है वक्फ के नाम पर संपत्ति का, वह जो खुली लूट चली है उस पर सरकार शिकंजा लगा रही है। तो मुझे लग रहा है उनका इस बात का डर है। अब सुप्रीम कोर्ट का उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे मिला, इस पे हमें पूरी तरीके से अभी खारिज नहीं हुआ, तो लॉ ये किसी भी स्थिति में खारिज नहीं होगा। 2014 से लेके आज 2025 तक का समय आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कानून बनाए, ऐसा कौन सा कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक कानून है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जगह अपनी जगह, उसके बाहर लोगों के बीच में दोनों ही पक्ष, सरकार और मुस्लिम लीडर्स जो हैं, ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं मुसलमानों तक। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई जो उस कानून से खुश नहीं है वो अपनी बात अपने समर्थकों के बीच में, अपने जनाधार के बीच में ले जा रहे हैं, अपने वर्ग के बीच में, और सरकार जिसने कानून पास किया है वो आउटरीच कर रही है जनता के बीच में कि भाई इस कानून की ये अच्छाइयाँ हैं। तो मुझे लगता है इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से चलें तब तक होना चाहिए। और देखिए, जब तालकटोरा में माली सम्मेलन हो रहा है तो परमिशन लेके हो रहा होगा, सब बाकायदा प्रशासन अनुमति ली गई होगी, सूचना दी गई होगी इतने लोग आएंगे, तो इसलिए वो कानून के दायरे के अंदर बैठक हो रही है। इसी तरह जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, हाँ, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं अगर होंगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा और देश को उसके खिलाफ खड़ा भी होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और पहले भी देखिए, संसद जब कोई कानून बनाती है तो जरूरी थोड़ी सारे खुश हों। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 317 कानून संसद नहीं बनाया था ना, लेकिन उसके खिलाफ तो लगातार कैंपेन चलता रहा, और बाद में जाके फिर जब पार्टी सत्ता में आई तो उसने अपना एजेंडा लागू किया। तो इसमें क्या गलत है? अब वो भी कर रहे हैं। मंडल को लेकर के तो पूरे देश में प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। तो अगर अब रही बात वक्त की, जैसे अभी रिजू जी को सुन रहा था कि कितने लाख संपत्तियां हैं, दरअसल इसका ब्रेकअप होना चाहिए कि इस वक्त संपत्ति में कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितनी दरगाहें हैं, कितनी खानकाहें और कितनी खाली जमीन है। तो खाली जमीन का तो इस्तेमाल हो सकता है कि भाई अस्पताल बने, शिक्षा केंद्र बने, लेकिन अब मस्जिद अगर है या दरगाह है या कब्रिस्तान है तो वो तो उसमें अमीर गरीब सभी जाते हैं। सर, मेरे तो शायद इसी प्रोग्राम में किन्होंने डेटा दिया था या कहीं और 14% मस्जिद है। 14% से कम ही है, किसी ने तो मुझे 5% भी कहा था। मस्जिद है। बाकी जो है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कल किशनगंज में कार्यक्रम था इन्हीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, कल या परसों, वहां के मेन बाजार में जाकर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने एक रिपोर्ट दी, कल हमने इंडिया टीवी पर दिखाई भी थी। वो मुसलमान ही बता रहे हैं कि ये देखो, ये वक्फ की जमीन पर बनी हुई दुकान है, पूरे बाजार में बनी हुई। वही मैं कह रहा हूं। मैं पूछा किराया कितना? मैं कह रहा हूं किराया है 12 रुपया, मेरा कहने का 500 रुपया, और वो खुद कह रहे हैं मुसलमान ही है, कह रहे हैं किराया होना चाहिए 50,000 रुपया लगेगा। AIMIM के नेता का, अरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा है वक्फ की जमीन कब्जा है तो मंत्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे उसे हम वापस लेंगे? नहीं, इसी के लिए तो कानून लाया, इसलिए थोड़ी लाया गया, कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल होगा, कंप्लीट तो कर लेने दो प्रभु। मेरा कहने का मतलब, मैं उस आंकड़े को, जो भी है 14% मस्जिद है, 10% दरगाहें होंगी, खानगाह होंगी या कब्रिस्तान होंगे, सब मिला करके कुछ 30, 40, 50% तो होगा ना, सारा मिला करके। बाकी जो 50% जमीन बस्ती है जिस पे कब्जा है या खाली पड़ी है, उसका उपयोग सरकार या वक्फ कानून के जरिए गरीबों के हित में किया जाए। तो कैसे किया जाएगा ये स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो जमीन गरीबों को बांटी जाएगी, गरीब मुसलमानों को दी जाएगी, या उनके लिए वहां क्या क्या बनेगा, ये सारी चीजें अगर स्पष्ट करे सरकार तो और बेहतर तरीके से इस कानून के पक्ष में एक माहौल बनाया जा सकता है। ये भी मैं बता देता हूं, वो भी एक पूरा चार्ट था, उस हमने प्रोग्राम में आप ही के साथ डिस्कस भी किया था। उसमें बाकायदा अगले 5 साल के लिए एक प्लान तैयार किया गया है सरकार की तरफ से कि किस किस साल क्या क्या स्टेप किए जाएंगे। उसमें पहले 2-3 साल जो है इन सारी प्रॉपर्टीज की पहचान और इनको पोर्टल पर रजिस्टर करके डालना, पहला तो ये है, उनका सर्वे करा करके कि ये किस प्रकार की भूमि है या दुकान है या क्या है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है और किस उपयोग में ये आ रही है, और उसके बाद उसका मोनेटाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका टारगेट भी दिया गया है कि इतने साल में इतना % मोनेटाइजेशन या इतने 1000 करोड़ रुपया इससे हम लोग अर्जित कर सकते हैं। तो सरकार के पास एक प्लान तो है।